हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जैसे जैसे हम तरह तरह की ज्योतिषीय अभिव्यक्तियों में गहराई तक उतरते जा रहे हैं, हमने लगभग 3 साल का सफर शुरू किया था, जहां हमने शुरुआत की थी कि लग्न को कैसे देखें, अलग अलग प्लेसमेंट को कैसे देखें वगैरह। और अब हम बात कर रहे हैं कुंडली की सबसे गहरी अभिव्यक्तियों में से एक के बारे में, विभिन्न ज्योतिषीय प्लेसमेंट के और भी गहरे मायनों के बारे में। हम अपने फायदे के लिए ज्योतिष को समझने की गहराई तक जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमने राहु और केतु के बारे में, राहु के प्लेसमेंट के बारे में, राहु की दशाओं के बारे में, केतु की दशा, पहलुओं वगैरह के बारे में बात की है। आज मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद हमें कुचल रही हो और हमें इसका एहसास भी न हो, या फिर हम वास्तव में अनजाने में राहु और केतु की अभिव्यक्ति, प्लेसमेंट, कुंडली में उनके आरोपण के कुचलने वाले असर को बढ़ा रहे हों। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हम कुचले जा रहे हैं? क्योंकि राहु केतु का अक्ष ऐसा ही है। केतु वह जगह है जहां हम पहले ही जा चुके हैं, वहां कर चुके हैं, कर्म कमोबेश वहां खत्म हो चुका है। राहु वह जगह है जहां हमें कर्म करना है। हालांकि राहु जहां भी है, हम राहु की ऊर्जा का दुरुपयोग कर बैठते हैं। राहु धीरे धीरे शुरू होता है। राहु शुरू में कोई विस्फोटक ऊर्जा नहीं है। यह एक परमाणु प्रतिक्रिया है जिसे शुरू होने में समय लगता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बहुत विशेषज्ञता की जरूरत होती है। तो राहु छोटा शुरू होता है, यानी राहु तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि यह तुम्हारा कर्म है। और जब हम अभी भी कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, हम अभी भी भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं, तब राहु की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि राहु उस भौतिकवाद की ऊर्जा पर पलता है। राहु मोह है, जितना तुम खिलाओगे उतना वह चाहता है। तो यह ऐसा है जैसे किसी चीज का स्वाद चखा और अधिक चाहिए, यानी जैसे शेर ने खून का स्वाद चख लिया हो। ठीक वैसे ही तुम राहु की भूख को भौतिक चीजों की तरफ बढ़ा सकते हो और इस तरह तुम अपने असली कर्म से दूर हट जाते हो। और फिर क्या होता है जब तुम ऐसा करते हो? फिर केतु क्या है? केतु अस्वीकार है। राहु और केतु बहुत रहस्यमयी ऊर्जा है। राहु को केतु के आदेश का पालन करना है। इसका क्या मतलब है? तुम इस दुनिया में परम ऊर्जा की सेवा करने के लिए हो, इंसानियत की सेवा के जरिए। और यही राहु का काम है, क्योंकि केतु का काम अपने पिछले जन्मों में पहले ही खत्म हो चुका है। तो इस जन्म में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, लोगों की सेवा करते रहना है, एक अलग तरीके से जैसे पहले की थी, और उस सेवा के जरिए परम ऊर्जा की सेवा करनी है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वही हमारा कर्म है जो भौतिकवाद है। और फिर क्या होता है? केतु जो अस्वीकार का ग्रह है, वह और मजबूत होता जाता है। तो अगर तुम राहु को नकारात्मक ऊर्जा से खिलाते हो, तो तुम केतु को उसकी अस्वीकार करने की ऊर्जा के साथ मजबूत करते हो, जो तुम्हें जीवन में बेहतर परिणामों से वंचित करता है। भौतिकवाद के पीछे भागो। कभी कभी हमें बहुत सारी भौतिक चीजें भी मिल जाती हैं, हालांकि हम भूल जाते हैं कि वह हमारी जिंदगी के कई दूसरे क्षेत्रों से ऊर्जा छीन रही हो सकती है। वह तुम्हारी जिंदगी से प्यार छीन सकती है, वह रोमांस छीन सकती है, यह तुम्हारी जिंदगी से एक दोस्ती छीन सकती है, यह सहानुभूति, समझ, वे सारे रिश्ते खत्म होते जा सकते हैं। हमें इसका एहसास नहीं होता और इसलिए अक्सर जिंदगी के आखिर में जब हम मौत के बिस्तर पर होते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने वाकई क्या हासिल किया। और फिर हम इधर उधर देखते हैं। अगर हम अपने आसपास ज्यादा भौतिक चीजें उपलब्धियों के तौर पर देखते हैं, इतना पैसा, इतने सारे घर, इतने सारे प्लेन, तो हम नुकसान में हैं, क्योंकि रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं। इसके विपरीत कोई जो अपने प्यार करने वालों से घिरा हुआ है, जो सच में उसके लिए महसूस करते हैं, उसके पास शायद बहुत पैसा न हो, लेकिन उसे बहुत स्नेह मिल सकता है। यही वह जगह है जहां तुमने वाकई केतु का कर्म किया है, दूसरों की मदद करना और भौतिक मोर्चे पर नकारात्मक परिणामों को नकार दिया है। तुम केतु को रिश्तों के मोर्चे पर
अपनी जिंदगी में बेहतर कर्म के मोर्चे पर मजबूत करोगे, वह कर्म जो वाकई आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर ले जाएगा और वास्तव में वह करेगा जो परम ऊर्जा तुमसे कराना चाहती है। तो राहु और केतु के बीच यह कुचलने वाली ताकत क्या है? राहु और केतु की कुचलने वाली ताकत लगभग हर अक्ष पर है, लेकिन कुछ प्लेसमेंट में यह बहुत बहुत मजबूत हो जाती है। खिंचाव की लड़ाई बहुत बहुत मजबूत हो जाती है और फिर जिंदगी राहु और केतु के बीच खिंचाव की लड़ाई बन जाती है। राहु तुम्हें एक दिशा में खींचता है, केतु तुम्हें दूसरी दिशा में। तो चलो देखते हैं कि कुछ और मजबूत अभिव्यक्ति वाले प्लेसमेंट क्या हैं, जो साफ साफ लोगों को बताते हैं क्या तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु के बीच संघर्ष है, और यही कारण हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर की सवारी से गुजर रहे हो। कभी कभी यह समझे बिना कि तुम और कुछ नहीं बल्कि वह पहाड़ बन गए हो जिसका इस्तेमाल देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन के लिए किया जा रहा है। तो चलो कुछ प्लेसमेंट पर नजर डालते हैं। तो अगर राहु और केतु दोनों बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट में मजबूत अभिव्यक्ति में आ जाए तो दूसरी ऊर्जाएं तुम्हारी कुंडली में कमजोर हो जाती हैं और राहु केतु तुम्हारी कुंडली पर कब्जा कर लेते हैं। तो अगर राहु केतु बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट में होकर कुंडली पर कब्जा कर रहे हैं तो तुम राहु और केतु की विरोधी ऊर्जाओं से कुचले जाने से बच नहीं सकते, और फिर तुम्हारी तरफ से परम ऊर्जा परम प्रयास चाहिए कि तुम खुद को राहु और केतु के उस कुचलने वाले झटके से बाहर निकालो। तो चलो उनमें से कुछ प्लेसमेंट को समझते हैं। उदाहरण के लिए राहु खुद लग्न में चला जाता है। लग्न हम जानते हैं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी ग्रह लग्न में जाता है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है, और वह उन क्षेत्रों में अभिव्यक्त निर्देशित और संलग्न होगा, और यह भी घुसपैठ करेगा कि वे क्षेत्र कैसे अभिव्यक्त होते हैं। तो अगर राहु लग्न में चला जाता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी राहु की अभिव्यक्ति है। तो राहु लग्न में है, लेकिन मान लो केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। तो केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र क्यों बन जाता है? क्योंकि चंद्रमा केतु द्वारा शासित नक्षत्र में स्थित है। अब केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी बन जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी के कई परिणाम केतु द्वारा निर्देशित होंगे क्योंकि वह जन्म नक्षत्र स्वामी है। तो यहाँ निचले स्तर पर राहु और केतु के बीच एक मजबूत खिंचाव की लड़ाई है। राहु लग्न में जाकर विभिन्न गतिविधियों विभिन्न परिणामों तुम्हारी जिंदगी की सोच की प्रक्रिया, जिस दिशा में तुम जा रहे हो, क्या कैसे किस दिशा में तुम पहुंच रहे हो, क्या हो सकता है, राहु तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के उद्देश्य से कैसे जोड़ सकता है, यह सब प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ केतु ने तुम्हारी सोच तुम्हारी सोचने की प्रक्रिया तुम्हारे मूल्यों तुम्हारे सिद्धांतों पर कब्जा कर लिया है। फिर तुम जिसे ज्यादा मजबूत कर रहे हो वह तुम्हें दूसरी दिशा में खींचेगा, जिसे तुम कम मजबूत कर रहे हो वह तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा दबाव डालेगा। तो यह खिंचाव की लड़ाई का पहला स्तर है जब राहु बहुत मजबूत प्लेसमेंट में हो, मान लो लग्न में, और केतु जन्म नक्षत्र स्वामी हो। इसके विपरीत अगर केतु लग्न में जाए और राहु खुद केतु के नक्षत्र में जाए, तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी जो भी है, राहु भी तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी हो सकता है। यह एक और अभिव्यक्ति है, लेकिन इसका थोड़ा अलग रूपांतर यह है कि केतु लग्न में जाता है और राहु केतु के नक्षत्र में जाता है और स्थित होता है। केतु लग्न पर कब्जा कर रहा है, लेकिन राहु खुद केतु की ऊर्जा पर कब्जा कर रहा है। तो जब केतु लग्न में होकर तुम्हें समर्पण दूसरों की मदद करने की जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है तो राहु केतु की ऊर्जा पर कब्जा कर लेता है। तो उस ऊर्जा में भी राहु खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा और तुम्हें मन में यह संदेह देगा, क्या मुझे सच में यह करना चाहिए? तो बहुत से लोग जिनके लग्न में केतु होगा, शायद अपनी निजी तरफ वे अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, खुद को कैसे सजाते संवारते हैं, क्या वे रोज साफ सुथरे होते हैं, कैसी स्वच्छता रखते हैं, खुद पर कितना ध्यान देते हैं, यह शायद कमजोर पड़ सकता है। लेकिन भौतिक अभिव्यक्ति फिर भी बहुत बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि राहु ने केतु के नक्षत्र में जाकर केतु की अभिव्यक्ति को प्रभावित किया है। एक और अभिव्यक्ति यह हो सकती है कि राहु लग्न में जाता है,
केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी दोनों है, क्योंकि चंद्रमा वहां स्थित है और केतु अपने ही नक्षत्र में भी स्थित है, तो केतु दुगना मजबूत है। लेकिन राहु ने खुद लग्न पर कब्जा कर लिया है और राहु दोनों के बीच ज्यादा मजबूत ऊर्जा है। तब भी तुम कुचले जाओगे। तुम्हारी मानसिकता एक निश्चित दिशा में होगी। तुम दूसरों के लिए करने के बारे में सोच रहे हो, समाज के लिए और चीजें करने के बारे में, ऐसी चीजें जो दुनिया की मदद करेंगी। हालांकि राहु ने लग्न की ऊर्जाओं पर कब्जा कर लिया है। एक और भिन्नता यह हो सकती है कि राहु एक बार फिर लग्न में जाता है। केतु 7वें भाव में है। केतु 7वें भाव से 11वें भाव में 2 या ज्यादा ग्रहों पर दृष्टि डालता है। तो अगर तुम्हारे 11वें भाव में 2 ग्रह, 3 ग्रह या 4 ग्रह भी हैं, तो केतु उन पर दृष्टि डालता है। तो जबकि राहु लग्न में है, जो 11वें भाव के 3-4 ग्रहों को नियंत्रित कर रहा है, केतु उन्हें प्रभावित कर रहा है। और क्योंकि केतु की उन पर मजबूत पकड़ है, केतु राहु की ऊर्जा को पूरी तरह से अंदर लेने या कब्जा करने नहीं देगा। यानी 11वां भाव तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का भाव है, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने, अच्छा करने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा, क्योंकि केतु की उस पर मजबूत पकड़ है। केतु कहता है, जब तक तुम मेरा आदेश नहीं करोगे, मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा जो तुम सच में चाहते हो, जो तुम सच में चाहते हो, शायद जिसके तुम हकदार भी हो। जहाँ विपरीत स्थिति है, एक अलग अभिव्यक्ति। केतु लग्न में गया है, राहु 7वें भाव में है और अपने 9वें पहलू से 11वें भाव में 3 या ज्यादा ग्रहों पर या तीसरे भाव में 3 या ज्यादा ग्रहों पर दृष्टि डालता है। तो केतु कहता है, यह जिंदगी वह जिंदगी है जहां तुम्हें दूसरों के लिए ज्यादा करना है। तुम्हें पहले दूसरों के बारे में सोचना है और बाद में खुद के बारे में। लेकिन राहु 3-4 ग्रहों पर और भी ज्यादा, 2 या ज्यादा पर दृष्टि डाल रहा है। राहु का उन सभी भावों पर मजबूत प्रभाव होगा जिन्हें वे ग्रह नियंत्रित करते हैं। तो ग्रह को प्रभावित करना और परोक्ष रूप से उन भावों को प्रभावित करना जिन पर वे ग्रह शासन करते हैं। तो फिर राहु ने अपनी तंबुएं फैला ली हैं, लेकिन केतु सीधा सिर के ऊपर बैठा है। तो तुम्हें जिंदगी में बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन फिर तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि केतु तुम्हारे सिर पर बैठा है। यह एक और संघर्ष है जहां तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम एक शांत व्यक्ति नहीं लगते, क्योंकि यहाँ केतु तुम्हारी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा है। केतु तुम्हारी मानसिक शांति को नियंत्रित कर रहा है। केतु नियंत्रित कर रहा है कि तुम कैसा महसूस करते हो। तो केंद्रों में यह एक कठिन ऊर्जा है। उदाहरण के लिए, राहु 4थे भाव में जाता है, केतु 10वें भाव में जाता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की सारी ऊर्जाएं 4थे भाव पर केंद्रित होती हैं। लेकिन राहु 4थे भाव में जाता है, लेकिन केतु के नक्षत्र में, या केतु 10वें भाव में है, 10वां भाव, लेकिन चंद्रमा या किसी अन्य मन ग्रह के साथ, या तो चंद्रमा के साथ या बृहस्पति के साथ या बुध के साथ। तो केतु जबकि करियर के 10वें भाव में है, तुम्हें उन परिणामों को अभिव्यक्त नहीं करने देता, लेकिन यह तुम्हारी सोच को प्रभावित कर रहा है। और उसके ऊपर अगर 7वां भावपति भी लग्न में चला जाए, तो राहु, यानी तुम अपने जीवन साथी से बहुत उम्मीद करते हो, लेकिन जीवन साथी खुद लग्न में चला गया है। वह तुम्हारी जिंदगी में फैसलों को प्रभावित कर रहा है, तुम्हारी सोच को प्रभावित कर रहा है, तुम्हारे अलग अलग परिणामों को अभिव्यक्त करने के तरीके को प्रभावित कर रहा है। अगर प्लेसमेंट उलट जाए, राहु 10वें भाव में जाता है, केतु 4थे भाव में जाता है और 7वां भावपति लग्न में जाता है, तो केतु 4थे भाव में तुम्हें पारिवारिक जीवन से, घर में जो जरूरत है, घर में जिस ध्यान की जरूरत है, उससे बहुत जुड़ाव महसूस नहीं होने देगा। तुम घर में भौतिक चीजों, संपत्ति संचालित चीजों से उतना जुड़ाव महसूस नहीं करोगे। तुम्हारा मन करियर, काम पर ज्यादा केंद्रित हो सकता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वही 4थे भाव को संभालेगा। लेकिन यहाँ 7वां भावपति लग्न में चला गया है, तो यह भाव बहुत सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है कि तुम कैसे सोचते हो, लेकिन तुम्हारा मन और दिल और आत्मा तुम्हारे पारिवारिक मामलों में नहीं है। तो निश्चित रूप से वहाँ एक खिंचाव की लड़ाई है। फिर तुम कहाँ जाओगे? दूसरी तरफ राहु 5वें भाव में जाता है, केतु 11वें भाव में जाता है,
लेकिन अब केतु खुद लग्नपति के साथ स्थित है, जबकि राहु नक्षत्र स्वामी के साथ स्थित है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है, राहु उस नक्षत्र स्वामी के चिन्ह में स्थित है, तो अब केतु प्रभावित कर रहा है, लेकिन राहु नक्षत्र स्वामी के साथ स्थित है। फिर एक कुचलने वाला झटका है जो तुम कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी ऊर्जा जहां राहु या केतु लग्न में या दूसरे दो केंद्र भावों में आ जाते हैं, या राहु या केतु तुम्हारे नक्षत्र स्वामी बन जाते हैं, या राहु या केतु लग्नपति के साथ स्थित हैं, या लग्नपति पर दृष्टि डालते हैं, या अधिक महत्वपूर्ण भावों में 3 या ज्यादा ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं, जैसे लग्न में या 11वें भाव में या तीसरे भाव में या 5वें या 9वें भाव में, तो चुनौती होने वाली है। एक और प्लेसमेंट, उदाहरण के लिए केतु जहां भी खेलता है वह परिणामों को नकारता है। तो अगर केतु जाकर दूसरे भाव में स्थित होता है, दूसरा भाव कमाई, जीविका, बचत का भाव है, तो केतु वहां जाकर तुम्हें अधिक कमाई, बेहतर जीविका, पैसा बचाने में सक्षम होने से नकारता है। केतु उन परिणामों को नकार रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसमें से अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हो? जहां तुम राहु को केतु का आदेश करने के लिए लगाते हो, तो तुम केतु को वहां मजबूत कैसे करते हो? अगर राहु 8वें भाव में है और तुम दूसरे लोगों के पैसे को देख रहे हो, मुझे यहाँ से पैसा कैसे मिले, मुझे वहां से पैसा कैसे मिले, मैं अपने ऑफिस से कम करके ज्यादा पैसा कैसे लाऊं, तो अगर तुम्हारा ध्यान दूसरे लोगों के पैसे पर है, मुझे ज्यादा विरासत कैसे मिले, तो तुम हमेशा दूसरे लोगों के पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसमें कोई मूल्य नहीं है। तब केतु अपनी अस्वीकार करने की भूमिका में मजबूत हो जाता है। हालांकि राहु 8वें भाव में, तुम अनुसंधान में हो, तुम उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो जो आपातकाल संघर्षों से गुजर रहे हैं, तुम कुछ सेवा या उत्पाद लाने की कोशिश कर रहे हो जो उन लोगों की मदद करता है जो अपनी जिंदगी में चिकित्सा आपातकाल, आग की आपातकाल, दुर्घटनाओं में, या जब वे वित्त या ऋण या स्वास्थ्य सेवा या उनके पैसे को बेहतर निवेश करने में मदद करना, या बीमा के जरिए या अपने कराधान को बेहतर संतुलित करने में मदद करना ताकि वे कुछ पैसा बचा सकें और उनका घरेलू जीवन बेहतर हो। तो अगर राहु 8वें भाव में दूसरों की मदद करने पर अधिक केंद्रित है, तो क्या होता है? केतु अपनी सकारात्मक भूमिका में मजबूत होता है और फिर केतु अधिक पैसा आकर्षित करता है। बहुत से लोग जिनके पास केतु है, उदाहरण के लिए लग्न में और 11वें भाव में, दूसरे भाव में, फिर भी उन्होंने भारी मात्रा में पैसा, नाम, प्रतिष्ठा खर्च की है, वहां तुम देख सकते हो कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वे कर रहे हैं। वे अच्छा कर्म ले जा रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्हें पितरियां, यहाँ तक कि अपने माता पिता का आशीर्वाद भी हो सकता है, लेकिन उनकी कोई अच्छी चीज जुड़ी होगी या कोई अच्छा काम जुड़ा होगा या कोई अच्छा सामाजिक कारण जुड़ा होगा जिसके कारण केतु अभिव्यक्त हो रहा है और उन पर धन संपत्ति बरसा रहा है। दूसरी तरफ अगर केतु महत्वपूर्ण प्लेसमेंट में जाता है, जैसे लग्न में, और राहु 2 या 3 पापी ग्रहों के साथ स्थित होता है, तो राहु बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन केतु खुद लग्न में स्थित है या राहु खुद लग्नपति के साथ स्थित है, लेकिन केतु अब 2 पापियों के साथ स्थित है और वे पापी केतु को ताकत दे रहे हैं। केतु उस ऊर्जा को चूस रहा है और भी मजबूत होकर तुम्हारे जीवन में परिणामों को नकार रहा है। तो विभिन्न तरीकों से राहु और केतु का अक्ष महत्वपूर्ण है। वे कहाँ स्थित हैं, किन राशियों में स्थित हैं, क्या वे लग्न या लग्नपति या नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या एक दूसरे के नक्षत्र में अपनी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, वे उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, वे उस ऊर्जा को चूस सकते हैं और अपनी खिंचाव की लड़ाई में, अपने यिन और यांग में, वे तुम्हारी जिंदगी को कुचल सकते हैं। वे तुम्हें कुचल सकते हैं और अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं और तुम पूरी तरह से भटक जाते हो। तो सबसे अच्छा तरीका और अपनी जिंदगी में बेहतर परिणाम आकर्षित करने के लिए अपने राहु का बेहतर उपयोग करना है, क्योंकि तब तुम केतु को दूर रखते हो और फिर केतु भी तुम्हारे लिए उदार बन जाता है और तुम्हें बेहतर सेवा देता है, क्योंकि आखिर में राहु और केतु के बीच उस खिंचाव की लड़ाई में लगभग हमेशा एक ही विजेता होता है और वह है केतु, राहु नहीं।
तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखो, अपने राहु और प्लेसमेंट को बेहतर समझो। देखो क्या वे सच में उन प्लेसमेंट में हैं जहां वे तुम्हारी कुंडली पर पूरी तरह कब्जा कर रहे हैं, दूसरे परिणामों को नकार रहे हैं, या लगभग दूसरे ग्रहों को नगण्य बना रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी को आपस में एक खिंचाव की लड़ाई बना दिया है। तो उस कुचलने वाले झटके को बेहतर समझो, अपने राहु का बेहतर उपयोग करो ताकि तुम केतु को वे आशीर्वाद बरसाने पर मजबूर कर सको जो तुम सच में हकदार हो और सच में चाहते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो मुझसे संपर्क करो, नीचे दिए गए लिंक दिए हैं। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त और गाइड इरफान विदा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।